गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किए जाते हैं। वहाँ पे हमने सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को डिस्कस किया था। उसी वीडियो के लास्ट सेक्शन में मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के बारे में बताया था और उसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो मेथड है ये लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए होता है और इसमें जो लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल हो और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ऐसे लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। इसी के कंटिन्यूएशन में आज इस 5th पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एयर के मिक्सचर से हम किस तरह से ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है और उसके बाद हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस देखेंगे और फिर लास्ट में एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को भी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हम एयर के मिक्सचर से किस तरह से ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करेंगे। बच्चों, आपको पता ही होगा कि अक्सर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ऑक्सीजन गैस की सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन गैस हमें मिलता कहाँ से है? ये ऑक्सीजन गैस हमें एयर से मिलता है। मतलब हम एयर के जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं उनमें से हम ऑक्सीजन गैस को अलग कर लेते हैं। अब ये किस तरह किया जाता है? ये बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से किया जाता है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड तो लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट्स के लिए होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एयर की। तो बच्चों, सबसे पहला काम ये है कि हम एयर को लिक्विड एयर में बदल लें। मीन्स एयर जो कि गैस है उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लें और एयर को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं एयर अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एयर। एयर को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो हमने जब एयर को लिक्विफाई कर लिया उसके बाद हम उसमें से ऑक्सीजन गैस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले जो एयर आपने लिया, जो हमारे नेचर में जो एयर है उसको आपने लिया और उसको इस फिल्टर वाले चैम्बर से होकर के हम निकालते हैं। तो एयर में से मॉइस्चर और डस्ट फिल्टर होकर के बाहर रह जाता है और बाकी एयर अंदर जाती है। फिर यहाँ पर आप देखिए ये जो चैम्बर है यहाँ पर प्रेशर पंप्स के थ्रू हम एयर पे प्रेशर बढ़ाते हैं। तो जब एयर पे प्रेशर बढ़ता है तो वो एयर गर्म हो जाती है। यहाँ से वो गर्म एयर आती है इस चैम्बर में। इस चैम्बर में देखिए गर्म एयर आई और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर अंदर भेज रहे हैं। तो ये जो एकदम आइस कोल्ड वाटर है ये जब इस चैम्बर में से हो करके जाती है और यहाँ से बाहर निकलती है तो वो क्या करती है? आने वाली हॉट एयर को ठंडा कर देती है, कूल कर देती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एयर का प्रेशर बढ़ा दिया और एयर के टेम्परेचर को भी हमने कम कर दिया। अब यहाँ से कोल्ड और कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब वो एयर जो कंप्रेस हो गई है जिस पर प्रेशर बढ़ा दिया गया है। तो कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर इस चैम्बर सेपरेटर में आती है। आप देखिए ये चैम्बर, इस चैम्बर का वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया है। तो क्या होता है? अचानक से जब एयर इस बढ़े हुए वॉल्यूम में एंटर करती है तो क्या हो जाती है? एयर एक्सपैंड कर जाती है। जब एयर एक्सपैंड करेगी तो उस पर से प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और एयर का टेम्परेचर अपने आप गिरने लगता है। टेम्परेचर कम होता है और इसी समय एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्राई आइस के फॉर्म में यहां से सेपरेट कर ली जाती है। तो एयर का एक कंपोनेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो ड्राई आइस के फॉर्म में हमने यहीं पर सेपरेट कर लिया।
अब आगे क्या होता है, अब आगे ये जो लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर क्यों, क्योंकि उस पर प्रेशर बढ़ा दिया गया और टेम्परेचर को कम कर दिया गया। यहां से ये लिक्विड एयर एक एक्सपेंशन जेट में एंटर करती है। अब यहां से एयर का एक्सपेंशन होता है और आपको पता है जब एयर एक्सपैंड करेगी प्रेशर उस पर से कम होता जाएगा, उसका टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, जब एयर पर से प्रेशर कम होगा तो उसका टेम्परेचर भी जो होगा वो कम होता जाएगा। तब अब यहां पर क्या होता है, एयर जब एक्सपैंड करती है और पहुंचती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आपको बताया था कि ग्लास की बॉल्स होती हैं या बीड्स होती हैं, उसका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना। और यहाँ से क्या होता है कि जब वो एयर के जो वेपर्स होते हैं वो जब ऊपर की तरफ उठते हैं तो क्या होता है, जब वो ऊपर की तरफ उठेंगे तो वो जब ग्लास बीड्स के सरफेस से होकर के जाएंगे तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे और उनका वापस कंडेंसेशन हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है इसका मेन पर्पस यही होता है कि इसमें ये जो कॉलम है ये क्या करता है, ये रिपीटेड कंडेंसेशन करता है। लेकिन आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि वो कंपोनेंट लिक्विड एयर का जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा वोलाटाइल होगा। तो अब आप देखिए एयर का जो मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट हैं, इसमें नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन की -186 डिग्री सेल्सियस है और ऑक्सीजन जो है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ये -183 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो यहाँ से सबसे पहले अधिक वोलेटाइल होने के कारण नाइट्रोजन के वेपर्स निकलेंगे और यहाँ से अलग हो जाएंगे। नाइट्रोजन के बाद अगला बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है वो कौन है, आर्गन गैस। आर्गन गैस की बॉइलिंग पॉइंट -186 डिग्री सेल्सियस है। अब नाइट्रोजन के सेपरेट होते ही आर्गन भी यहाँ से निकल जाएगा। बचेगा कौन, बचेगा यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में इस चैम्बर में रह जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने एयर में से ऑक्सीजन गैस को सेपरेट किया। आइए अब हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड लिक्विड को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमने फिल्टरेशन टेक्निक का यूज़ किया था। वहाँ पर हमने बड़ी ही आसानी से फिल्टर पेपर के थ्रू सॉलिड और लिक्विड को एक दूसरे से अलग कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है और वो फिल्टरेशन टेक्निक को यूज़ करके सेपरेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि फिल्टर पेपर का जो पोर होता है उससे सॉलिड के पार्टिकल्स आसानी से निकल जाते हैं। तो क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। इसमें हम मिक्सचर को लेते हैं और एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसमें ले करके उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और बहुत तेजी से इसको हम रोटेट कराते हैं। तो क्या होता है, डेंसिटी के बेसिस पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं और जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो हेवियर होने की वजह से नीचे की तरफ चले जाते हैं। जैसे इसका यूज हम करते हैं क्रीम
को मिल्क में से सेपरेट करने में। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमने जो मिक्सचर था उसको ले लिया, और कोई भी मिक्सचर हो उसको हमने ले लिया, लेकिन उसके पार्टिकल्स की डेंसिटी में फर्क होना चाहिए। तो क्या होगा, जब आप इसको तेजी से रोटेट कराएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोटेशन के पहले जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, वो पूरे मिक्सचर में फैले हुए थे, लेकिन जब आपने रोटेशन को बंद कराया तो डेंसर पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए और जो लाइटर पार्टिकल्स था वो ऊपर की तरफ तैरता रहेगा। जैसे मान लीजिए अब आपको मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है, तो आप इस टेस्ट ट्यूब में मिल्क को ले लेंगे और जब आप इसे तेजी से रोटेट कराइएगा तो आप क्या देखिएगा, जो क्रीम है वो लाइटर है, उसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर तैरता रहेगा, और जो स्किम्ड मिल्क है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। इसका और भी यूज है, ब्लड और यूरिन टेस्ट में इसका यूज किया जाता है। फिर वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज होता है। वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, उससे क्या होता है, पानी को जो है हम गीले कपड़ों से अलग कर देते हैं। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को आपने जाना। आइए अब हम एक और टेक्निक आज सीखेंगे और वो है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी वो टेक्निक होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक इंक में से डाइस को सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों ये डाइस क्या होते हैं, डाइस अलग अलग कलर्स के मिक्सचर होते हैं। तो मान लीजिए कि आपको डाइस में से कौन कौन से कलर्स हैं इनको सेपरेट करना है, तो हम क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर की लंबी स्ट्रिप होती है और उसमें नीचे से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक लाइन खींच लेते हैं और सेंटर में पेंसिल से एक मार्क बना देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पर जो इंक था उसको लोड करना है। आप क्या करिए, किसी भी ड्रॉपर से या ट्रीज में से जो ब्रांचेस में से स्टिक निकलती हैं उसको ले करके यहाँ पर इस जहाँ पर आपने पेंसिल से मार्क बनाया था वहाँ पर लेकर के एक ड्रॉप इंक डाल दीजिए, फिर उसे अच्छी तरह से सूखने दीजिए। ये प्रोसेस आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। फिर से ले जा करके इंक का एक ड्रॉप डाल दीजिए और उसे सूखने दीजिए। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तब आपको क्या करना है, आपको एक लंबे से जार में जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हो, इसमें आप इस फिल्टर पेपर को ले जा करके डिप कर दीजिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर आपने इंक को लोड किया है वो पोर्शन पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और अब आप क्या देखेंगे, आप इसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि ये जो पानी है ये इस फिल्टर पेपर पे राइज करने लगता है, चढ़ने लगता है, और पानी चढ़ता है और थोड़ी देर के बाद पानी का चढ़ना बंद हो जाता है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर स्पॉट्स के रूप में जो कलर्स थे डाई में वो सब के सब सेपरेट हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि the colored component that is more soluble in water that rises faster, वो component जो पानी में जितना ज़्यादा soluble होगा वो उतनी तेजी से ऊपर चढ़ेगा। तो क्या होगा कि जो कंपोनेंट जितना ज़्यादा पानी में सॉल्युबल होगा वो उतनी तेजी से ऊपर चढ़ेगा, और इस तरह से हर कंपोनेंट अलग अलग पोजीशन पे सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्रोमैटोग्राफी टेक्निक को जाना। आइए बच्चों, अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस क्या होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बच्चों आइए अब हम फिजिकल और केमिकल चेंज की डेफिनेशन जानते हैं और देखते हैं कि दोनों तरह की चेंजेस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले फिजिकल चेंज। These changes occur without a change in composition and chemical nature of substance। बच्चों इस तरह की चेंज में जो सब्सटेंस होता है उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता और उसका जो केमिकल नेचर होता है वो भी नहीं बदलता। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जब अपना स्टेट चेंज करता है
उस समय केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की बदल जाती हैं। जैसे आपको पता है कि आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को हीट करें तो वाटर वेपर में चेंज कर सकते हैं, और इस वाटर वेपर को वापस कूल करें तो वो वाटर में, और वाटर को वापस कूल करें तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट हुआ, इसमें आइस, वाटर और वाटर वेपर तीनों का ही केमिकल फॉर्मूला क्या था? H2O था। सिर्फ किस में चेंजेस आए? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन और केमिकल नेचर में चेंज नहीं आता, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। Now let's begin chemical change. These changes occur with change in composition and chemical nature of substance. इस तरह के changes में substance का chemical composition भी बदल जाता है और chemical nature भी बदल जाता है, और इस change में हमेशा कुछ नया बनता है। A new substance is formed after this change. जैसे आप यहाँ पर देखिए कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या होता है? कैंडल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, हीट और लाइट एनर्जी निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का निकलना ये शो करता है कि इस चेंज में कोई नया सब्सटेंस बन के आया। और इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कुकिंग ऑयल और वाटर का। आप यहाँ पर देखिए, दोनों का ही स्टेट लिक्विड है, लेकिन दोनों का केमिकल कंपोजिशन एक दूसरे से अलग है। ऑयल का केमिकल कंपोजिशन वाटर से अलग होता है और दोनों के नेचर में भी फ़र्क होता है। आपको पता है कि कुकिंग ऑयल जो है वो एयर में बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से बर्न करता है, जबकि वाटर का क्या काम होता है? वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, ये आग को बुझाने के काम में लाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप इस वाले एग्जाम्पल में अगर देखिए कि ये जो कैंडल वाला एग्जाम्पल था, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये बर्निंग ऑफ कैंडल तो केमिकल चेंज था, लेकिन जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो कैंडल मेल्ट भी करता है। जब वो मेल्ट करता है तो उसके स्टेट में जो चेंज हुआ वो कौन सा चेंज हुआ? वो फिजिकल चेंज हुआ। तो कैंडल को हम जलाते हैं तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं। तो इस तरह से आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस को जाना। आइए अब हम एलिमेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये टर्म सबसे पहले ईयर 1661 में रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। बच्चों, ये एलिमेंट क्या होता है? Element is basic form of matter which cannot be broken down into simpler substances by any chemical reaction. आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी केमिकल मेथड से और अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं डिवाइड कर सकते। जैसे अगर हमने एक एलिमेंट सोडियम ले लिया तो अब किसी भी केमिकल मेथड से सोडियम को हम और अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में बांट नहीं सकते। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि हम एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट को हम मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में क्लासिफाई करते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? मेटल्स में लस्टर होता है। लस्टर का मतलब शाइन। जैसे आपको पता है कि गोल्ड, उसमें गोल्डन येलो कलर का शाइन होता है। सिल्वर या चांदी, उसमें सिल्वरी ग्रे कलर की शाइन होती है। फिर अगली प्रॉपर्टी, मेटल्स दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगली प्रॉपर्टी, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल से मतलब क्या होता है? डक्टाइल से मतलब होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आप मेटल्स को खींच करके उनसे पतले पतले तार बना सकते हैं। फिर दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल से मतलब है कि जब आप मेटल्स को हैमर करते हैं, पीटते हैं, तो उनसे पतली पतली थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। फिर दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी मेटल को हिट करते हैं तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक साउंड, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बीइंग सोनोरस। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एटसेट्रा। आइए अब हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को जानते हैं।
दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर्स, ये कई कलर्स के हो सकते हैं। और बच्चों बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो लगभग मेटल की प्रॉपर्टीज़ के अपोजिट होती है। जैसे नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, इनमें कोई शाइन नहीं होता है। फिर दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट, ये डक्टाइल नहीं होते, नॉन मेटल्स दे आर नॉट डक्टाइल। दे आर नॉट मैलिएबल, दे आर नॉट सोनोरस, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज के अपोजिट प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस मेटेलॉइड। मेटेलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। बच्चों दे शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोरन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो बच्चों इस तरह से आपने आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानी। बच्चों ये पार्ट 5 इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है और बच्चों इस चैप्टर में आपने कई सारी चीज़ें सीखी। जैसे पहले वीडियो में आपने सीखा कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड और मिक्सचर को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फिर हमने दूसरे वीडियो में सीखा था कि सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है। फिर तीसरे वीडियो में हमने सीखा था कि सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या होता है। फिर फोर्थ वीडियो में हमने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे हम अलग कर सकते हैं ये सीखा था। और आज के इस आखिरी वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें सीखी। जैसे सबसे पहले हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से एयर में से ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करते हैं ये सीखा। फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी सीखी। उसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है ये सीखा। और फिर सबसे लास्ट में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जाना। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियोस को फिर से देखिएगा। तो अब अगली वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।